हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज कैसे हुई। तो 1869 में फ्रेडरिक माइशर ने मवाद यानी पस कोशिकाओं के केंद्रक में एक विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ की खोज की जिसे न्यूक्लियन कहा गया। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज है वो किसने की थी? फ्रेडरिक माइशर ने की थी। जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई उस समय इसका नाम क्या था? न्यूक्लियन था। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस में हुई थी? वो हुई थी मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में। इसके बाद यानी कि फ्रेडरिक माइशर के बाद एक और वैज्ञानिक आया था, अल्टमान। अल्टमान ने इसकी अम्लीय गुण का पता लगाया और इन्होंने ही इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। यानी कि जब न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड है इसकी खोज हुई उस समय इसका नाम न्यूक्लियन था। और उसके बाद एक अल्टमान नाम का वैज्ञानिक आया, उसने इसमें अम्लीय गुण का पता लगाया और इसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। अल्टमान के बाद कोसले नाम का एक वैज्ञानिक आया, उसने न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन करके इसके रासायनिक घटकों का पता लगाया कि इसमें कौन कौन से रासायनिक घटक उपस्थित होते हैं। तो उसने पता लगाया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज है वो फ्रेडरिक माइशर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए में 4 सारक होते हैं, 2 प्यूरिन व 2 पिरिमिडिन। इनके बारे में हम आगे चित्र से समझेंगे। इसके बाद है प्यूरिन सारक। एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन सारक के अंतर्गत आते हैं। फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल है वो न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के अम्लीय गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? वो करता है फास्फोरिक अम्ल। अब हम न्यूक्लिक अम्ल की स्थिति को चित्र से समझते हैं। तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हल्के नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है गोला, वो कोशिका को प्रदर्शित करता है। और इस कोशिका के अंदर हल्का पीले रंग का एक और गोला दिखाई दे रहा है, वो नाभिक को प्रदर्शित करता है। और इस नाभिक में एक और हल्का ग्रीन कलर का गोला दिखाई दे रहा है, वो गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में कहाँ स्थित होते हैं। तो वो सजीव कोशिका की नाभिक में उपस्थित गुणसूत्र में प्रोटीन के साथ उपस्थित होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल कहाँ स्थित होते हैं? सजीव कोशिका की नाभिक में उपस्थित गुणसूत्र में प्रोटीन के साथ उपस्थित होते हैं। अब हम यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे उनको देखते हैं। तो किसी सजीव कोशिका की नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था। एक सजीव कोशिका उसकी नाभिक में गुणसूत्र और गुणसूत्र है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। तो गुणसूत्र है वो किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल वे जीवाणु हैं जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में प्रोटीन के साथ उपस्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार
न्यूक्लिक अम्ल को हमने कैसे परिभाषित किया? तो हमने परिभाषित किया कि न्यूक्लिक अम्ल वे जीवाणु हैं जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में प्रोटीन के साथ उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला युक्त बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइडों की बहुत सी इकाइयाँ एक लंबी श्रृंखला में जुड़ी हुई होती हैं। अगर न्यूक्लियोटाइडों की बहुत सी इकाइयाँ एक लंबी श्रृंखला में जुड़ी हुई होती हैं तो उस पूरी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लिक अम्ल में भी न्यूक्लियोटाइडों की बहुत सी इकाइयाँ एक लंबी श्रृंखला में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये भी एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हैं। अतः न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है। अभी हमने देखा था कि न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइडों की बहुत सी इकाइयों के मिलने से बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं: पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। ये 3 चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। इन 3 चीज़ों में से पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। यहाँ पेंटोज शर्करा में 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है: डिऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के लिए सामान्य सूत्र है C5H10O5। यहाँ नाइट्रोजन क्षारक में 2 प्रकार के क्षारक उपस्थित होते हैं, पहला प्यूरिन क्षारक और दूसरा पिरिमिडिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन क्षारक आते हैं। एडेनिन को कैपिटल ए से और ग्वानिन को कैपिटल जी से शो करते हैं। और पिरिमिडिन क्षारक के अंतर्गत 3 प्रकार के क्षारक आते हैं: साइटोसिन जिसे कैपिटल सी से शो करते हैं, यूरेसिल जिसे कैपिटल यू से शो करते हैं और थाइमिन जिसे कैपिटल टी से शो करते हैं। हम इन तीनों को कट से याद रख सकते हैं, CUT कट। तो पिरिमिडिन क्षारक में उपस्थित क्षारकों को किससे याद रखेंगे हम? कट से। C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थाइमिन। तो इस प्रकार हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड वो 3 प्रकार की घटकों से मिलकर बना होता है: पेंटोज शर्करा जिसका सामान्य सूत्र होता है C5H10O5 और दूसरा नाइट्रोजन क्षारक, तीसरा फास्फोरिक अम्ल जिसका सामान्य सूत्र होता है H3PO4। ये तीनों चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। इन तीनों चीज़ों में से पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक ये दोनों सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। पेंटोज शर्करा के अंदर डिऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा सम्मिलित होते हैं और नाइट्रोजन क्षारक के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षारक होते हैं: प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आते हैं और पिरिमिडिन क्षारक के अंतर्गत साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आते हैं। हमने इन तीनों को कट से याद किया था, हम कट याद रखेंगे। अब हम यहाँ कुछ पॉइंट दे के वो देख लेते हैं। तो पेंटोज शर्करा में 2 प्रकार की शर्करा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने बताया था। दूसरा पॉइंट है पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक मिलकर न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, ये भी अभी हमने बताया था। चौथा पॉइंट है नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन व प्यूरिन। पांचवा पॉइंट है पिरिमिडिन के अंतर्गत 3 प्रकार के क्षारक आते हैं: कट जिसे हमने कट से याद किया था, C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थाइमिन। और प्यूरिन के अंतर्गत Hg आते हैं, A से एडेनिन, G से ग्वानिन। अभी पहले हमने देखा था कि न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइडों की बहुत सी इकाइयों के
एक लंबी श्रृंखला में जुड़ने से बनता है। और न्यूक्लियोटाइड है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है। वो 3 घटक कौन कौन से हैं? तो वो हैं पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों घटक होते हैं। तो ये तीनों घटक न्यूक्लिक अम्ल में भी उपस्थित होंगे। और यहाँ डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के ही घटक हैं। तो डीएनए और आरएनए में भी ये तीनों उपस्थित होंगे, यानी पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक। ये तीनों डीएनए और आरएनए में उपस्थित होंगी। तो यहाँ डीएनए में पेंटोज शर्करा के रूप में डिऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होते हैं और फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है और नाइट्रोजन क्षारक के रूप में थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन उपस्थित होते हैं। डीएनए में थायमीन और एडेनिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। और आरएनए में राइबोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक के रूप में यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन उपस्थित होते हैं। यहाँ यूरेसिल और एडेनिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। तो इस प्रकार डीएनए में डिऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती हैं। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन क्षारक के रूप में डीएनए में थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन उपस्थित होते हैं और आरएनए में यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन उपस्थित होते हैं। हमें यहाँ विशेष रूप से याद रखना है कि नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये तीनों ही डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित होते हैं, जबकि यूरेसिल आरएनए में होता है और थायमीन है वो डीएनए में होता है। हम इसको याद रख सकते हैं डेटा से। तो डेटा में डी से डीएनए हो गया, टी से थायमीन हो गया। और यहाँ नाइट्रोजन क्षारक जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, इसको हम केग से याद रख सकते हैं, CAG, केग। केग है जो डीएनए और आरएनए दोनों में ही पाया जाता है।